हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर के हम क्या पढ़ेंगे? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने हेनरी फयोल के प्रिंसिपल्स को कंप्लीट किया था, जो कि कितने होते हैं? 14 होते हैं। हमने लास्ट वीडियो में इससे लास्ट वीडियो जो करी थी बीएसटी की, उसमें कंप्लीट किया था। जो लोग इस चैनल पर पहली बार हैं वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लेलिस्ट से इसका पहला वीडियो पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसमें मैंने हेनरी फयोल्स के क्या दिए 14 प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया है विथ मैटर। जो भी उसमें चीज़ लिखनी है वो आपको डेफिनेशंस क्या है उसमें लिखी हुई मिलेगी। आपको ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से आप क्या कर सकते हैं, उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलो आज हम क्या पढ़ते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे कि हम अपने काम को कैसे बचाएं, अपने टाइम को कैसे बचाएं। मीन्स साइंटिफिकली इन्होंने प्रूव करा था कि हम अगर इस तरीके से काम करें तो हमारा टाइम ज़्यादा बचेगा और हमारे एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे? एफिशिएंटली वर्क कर सकेंगे। तो चलो इसका पहला प्रिंसिपल पढ़ते हैं, जो कि है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। जब साइंटिफिक मैनेजमेंट है तो जाहिर सी बात है फर्स्ट हमारा क्या होगा? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये क्या है? ही बिलीव्ड दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। वो बिलीव करते थे कि कोई भी काम करने का सबसे बेस्ट तरीका कोई एक हो सकता है। कोई भी काम करो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? एक हो सकता है, जो कि हमारी एफिशिएंसी को क्या करेगा? मैक्सिमाइज करेगा। दिस मैथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक स्टडी। और इस मेथड को, इस तरीके को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साइंटिफिक स्टडी करनी पड़ेगी। बार बार उसी लॉ को पढ़ना पड़ेगा जो मजदूर कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं। एंड एनालाइज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जॉब। जो भी आप जॉब कर रहे हो उसको क्या करना पड़ेगा? आपको साइंटिफिकली नोटिस करना पड़ेगा कि कितनी देर में ये कर रहा है, क्या कर रहे हैं, मतलब कैसे कैसे ब्रेक ले रहे हैं। इस तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद हमें एक सबसे बेस्ट तरीका लाना पड़ेगा, जिसमें है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। कि जो तरीके चले आ रहे हैं वही बेस्ट नहीं है, आप क्या कर सकते हैं और बेस्ट तरीके से करने के इसके टाइप्स ढूंढ सकते हैं। तो ये है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि जो तरीका चला आ रहा है। मीन्स पहले देखो हम क्या करते थे, हमने जब पढ़ाई करी तो स्मार्ट क्लासेस नहीं थी, है ना। और हम क्या करते थे, वाइट बोर्ड तो हमारे समय में था ही नहीं, ब्लैक बोर्ड था, उस पर पढ़ते थे, चौक से पढ़ते थे। लेकिन क्या हुआ, समय के साथ साथ क्या करा? डेवलपमेंट करा एंड साइंस ने क्या करी? डेवलप करी, टेक्निक आई नई नई। तो हम आज कैसे पढ़ रहे हैं? हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आप अपने घर से मेरे से पढ़ पा रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसी फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं थी। तो ये है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अगर हम उसी तरीके को अपनाते रहते तो आज आप मेरे से पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि मेरे जो एरिया में बच्चे हैं सिर्फ मेरे से वही पढ़ पाते। तो हमें क्या करना है? न्यू न्यू टेक्निक्स को क्या करना है? एनालाइज करके उसे एम्फसाइज करना, उस पर इम्प्लीमेंट करना, उसे इनिशिएट करना, उस पर काम करना स्टार्ट करना है। तो हमें जो पिछले रूल्स हैं, जो पिछले काम हैं, उससे भी बेस्ट तरीका हमें लेकर के आना है। ये चीज़ है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि जो तरीका चला आ रहा है उसे हटा करके हमें क्या करना है? नया तरीका लेकर के आना है। कैसे? उस चीज़ को क्या करो? नोटिस करना स्टार्ट कर दो, उसके ऊपर देखो कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। देन सेकंड वन इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। This principle suggests that there should be complete harmony and proper understanding between management and workers. देखो मैंने इसका मतलब आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी बताया था। हार्मोनी का मीन्स होता है वर्क टुगेदर। हमें एक साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। डिक्टेटरशिप नहीं दिखानी है आपको कि आपको बस कमांड ही कमांड देनी है अपने वर्कर्स को। ऐसा नहीं है, आपको आपके वर्कर्स को क्या करना पड़ेगा? अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना पड़ेगा। दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी। हमें क्या करना चाहिए? प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलना चाहिए, है। और क्या है? बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स एंड दे बोथ शुड वर्क टुगेदर फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और उन दोनों को क्या करना चाहिए? मिलकर के जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। इसी में एक टर्म और आती है मेंटल रिवॉल्यूशन। इसी में एक टर्म आती है मेंटल रिवॉल्यूशन। कि मेंटल रिवॉल्यूशन क्या होता है? अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन
+1 मार्क क्वेश्चन है कि मेंटल रिवॉल्यूशन क्या होता है और मेंटल रिवॉल्यूशन कैसे दूर किया जाता है। तो मेंटल रिवॉल्यूशन होता क्या? अ सिचुएशन वेयर मेंटल रिवॉल्यूशन इन्वॉल्व्स चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट टूवर्ड्स ईच अदर। ये वो सिचुएशन होती है जिसमें वर्कर्स को और मैनेजमेंट्स को क्या करना पड़ता है, अपनी मेंटलिटी चेंज कर करके कि इन्हें वर्क टुगेदर करना है, इन्हें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इन्हें क्या करना है, कोऑपरेट करके चलना है, इस चेंजेस को लाना है। जैसे कुछ चेंजेस मैनेजमेंट लेकर के आएगा और कुछ चेंजेस क्या लाएंगे, वर्कर्स लेकर के आएंगे। अगर वर्कर्स की कोई डिमांड है तो उसे मैनेजमेंट को सुनना पड़ेगा, उसके बाद में खुद के मैनेजमेंट में चेंज ला करके वर्कर्स की डिमांड को फुलफ़िल करना पड़ेगा। और वर्कर की डिमांड अगर ज़्यादा ही कुछ है कि हमें सैलरी बढ़ानी है, हमारी इतनी सैलरी कर दो, और उतना प्रॉफिट अगर मैनेजमेंट को या फिर कंपनी को नहीं हो रहा है, तो वर्कर्स को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अभी हमारी फर्म की इतनी प्रॉफिट नहीं हो रही है। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा, जिससे क्या हो, वो आगे चल के अपनी गोल्स को अचीव करें। और जब गोल्स अचीव हो जाएं तो वर्कर्स की क्या करते हैं, इनकम को बढ़ा दें, सैलरी को बढ़ा दें। तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैनेजमेंट को झुकना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा वर्कर्स को, और हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी कंपनी को ढंग से चलाना पड़ेगा प्रॉपर अंडरस्टैंड के साथ। तो जो ये चेंज होता है, चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट टूवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के लिए जो चेंज आता है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो लेकर के आनी पड़ती है, इसी को मेंटल रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जो कोऑपरेशन से चला उसी को मेंटल रिवॉल्यूशन कहते हैं। देन कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, ये क्या है, ये इसी का एक्सटेंशन है। इसमें जैसे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, तो इसमें हमें कोऑपरेट करके चलना है कि वर्कर्स को और मैनेजमेंट को एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा, जिससे कि वो अचीवमेंट कर पाएँ, किसको, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को। देन फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब है कि जो फर्म है उसको हर किसी को चांस देना चाहिए कि वो अपनी मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी पे पहुंच सके, कि उसकी एफिशिएंसी है कितनी। अब ये चीज़ हम कैसे पहचानेंगे, कैसे हम उसको आगे ला सकते हैं? तो हमारे जो FW टेलर हैं वो कहते हैं, दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट दैट डू केयर वाइल सेलेक्टिंग द एम्प्लॉयज़। हमें सिलेक्शन के टाइम पर क्या करना चाहिए, केयर करनी चाहिए। मीन्स हमें सिलेक्शन के टाइम पर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि किस एम्प्लॉयज़ को हमें सेलेक्ट करना है। आफ्टर सिलेक्शन होने के बाद दे मस्ट बी गिवन जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, उनको फिर जॉब देनी चाहिए उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, फिजिकल के अकॉर्डिंग, मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी या कैपेसिटी के बराबर देनी चाहिए, उनके हिसाब से ही उन्हें जॉब देनी चाहिए उन्हें। और क्या करना चाहिए, द सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ मस्ट बी सेंट फॉर ट्रेनिंग। अब जो हमने सेलेक्ट कर लिए हैं वो न्यू हैं, तो उन्हें हमें क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग पे भेजना चाहिए। सेलेक्ट होने के बाद उन्हें सबसे पहले ट्रेनिंग पे भेजो, ट्रेनिंग पे भेजने के बाद टाइम टू टाइम उन्हें क्या करो, ट्रेनिंग देते रहो। अब टाइम टू टाइम ट्रेनिंग क्यों देनी है, क्योंकि देखो वो जब आएंगे तो टेक्नोलॉजी अलग होगी, और जब 6 महीने बाद या 2 साल बाद क्या होगी, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। अब पहले देखो वर्कर्स क्या करते थे, हमारी जो बैंक्स थी वो हमारी कैसे काम करती थी, कॉपी वर्क पे काम करती थी। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया, कंप्यूटर वर्क हो गया पूरा का पूरा काम। अब कंप्यूटर वर्क जो पुराने लोग हैं वो कंप्यूटर पर काम करना जानते ही नहीं है, लेकिन उन्हें क्या करेंगे, हम 6 महीने की या 2 महीने की ट्रेनिंग दिला देंगे तो वो भी काम करना सीख जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमारे एम्प्लॉयज़ में एफिशिएंसी आ जाएगी और उनको जो चाहिए उनको मिल जाएगा। ठीक, तो ये वाला कहता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब है कि उसे जो चाहिए वो मिल जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन को जो चाहिए वो मिल जाएगा। और हमें क्या करना है, हमें तो बस ये 4 समझाने थे, आपको ये 4 समझने थे। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, टेक्निक्स पढ़ते हैं कि टेलर ने क्या टेक्निक्स दी थी। तो आप बस इसका रिवीजन करो, मैं जस्ट 1 मिनट में आया। प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर हमने पढ़ लिए थे, अब पढ़ते हैं टेक्निक्स। तो टेक्निक्स क्या है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर, है ना, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ये फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है, ये इनका पूरा नाम आ जाता है 1 मार्क में, तो मैं इसलिए आपको बार बार बताता रहता हूँ। तो इनकी टेक्निक्स क्या है, प्रिंसिपल्स तो हमने पढ़ लिए साइंटिफिक, अब टेक्निक्स को पढ़ते हैं। तो पहली टेक्निक क्या है, फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप ये एक्सटेंशन है किस चीज़ का, डिवीजन ऑफ वर्क।
जो हमने हेनरी फयोल का डिवीजन ऑफ वर्क फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फयोल जो पढ़ा था, उसका ये क्या है, एक्सटेंशन है। ये इसमें वो कहते हैं, टेलर कहते हैं कि वर्कमैन मीन्स एम्प्लॉय पर हमें इतना दबाव नहीं डालना चाहिए, उनको हमें सिर्फ और सिर्फ क्या फ्रीडम देनी चाहिए, काम करने की, सोचने की, और जो उसकी प्लानिंग करनी है वो क्या करना चाहिए, वो हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बांट देना चाहिए। तो यही कहते हैं टेलर। टेलर ने क्या कहा है कि प्लानिंग इंचार्ज अलग और प्रोडक्शन इंचार्ज अलग बना दिए हैं, वर्कर्स के ऊपर 8 क्या कर दिए हैं, लोग बिठा दिए हैं। जैसे ये वर्कमैन है तो ये कहते हैं आपका सोचने का काम नहीं है, आप तो सिर्फ काम करो, सोचेंगे हमारे ये लोग, इन्हें क्या करना है, कैसे करना है, ये देखते हैं। कैसे, इंस्ट्रक्शन कार्ड, हम क्या चलते हैं इधर की साइड से, इंस्ट्रक्शन कार्ड मीन्स पहले आपको क्या करना पड़ता है, वर्कमैन को एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, तो एक आदमी इंस्ट्रक्शन देने वाला होगा। ठीक, ये है ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर दी वर्कर्स। वर्कर्स के लिए क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। उसके बाद रूट क्लर्क सॉरी, स्पेसिफाइंग द रूट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये बताने वाले होते हैं कि आपको प्रोडक्शन कैसे करना है, आपको प्रोडक्शन की क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो करनी है। देन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये जो वाले हमारे हैं ये भैया बताएंगे कि आपको कितने टाइम में, कितनी कॉस्ट में, कितना वर्क करना है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये टेलर ने इनके ऊपर सोचने वाले बंदे बिठाए हैं, जो कि उनका काम क्या होता है, यही करना, टाइम को मैनेज करना इनका काम है, रूट बनाना इनका काम है, इंस्ट्रक्शन देना इनका काम है। मीन्स टेलर कहते हैं कि अपने वर्कमैन को क्या कर दो, फ्री कर दो, जिससे कि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा निकल के आए और हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या हो जाए, अचीव हो जाए टाइमली। फिर आता है डिसिप्लिनेरियन डिसिप्लिनेरियन कहता है एंश्योरिंग डिसिप्लिन। इनका काम होता है किसमें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बनाए रखना, कि हमारे वर्कर्स जो हैं और हमारे मैनेजमेंट जो है वो क्या काम ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन आता है प्रोडक्शन इंचार्ज, ये होते हैं स्पीड बॉस, टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब। इनका काम होता है ये देखना क्या हमने जो काम किया है ये टाइम पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन गैंग बॉस का मतलब होता है कीपिंग मशीन्स एंड टूल्स ईटीसी रेडी फॉर द ऑपरेशन एंड वर्क। इनका काम होता है रॉ मटेरियल एंड रिसोर्सेज को तैयार रखना, जिससे कि जो भी काम की ज़रूरत पड़े तो आप क्या करो, इन टेक्निक्स को और रॉ मटेरियल एंड ऑपरेशन फॉर रेडी फॉर मशीन्स एंड टूल्स भी रेडी फॉर ऑपरेशन एंड वर्क, के जो भी काम करना है इनका काम होता है उस चीज़ के लिए रेडी होना। आफ्टर दैट रिपेयरिंग बॉस, अगर हमारी किसी चीज़ में, मशीन में या फिर हमारे टूल में क्या आ जाती है, कोई गड़बड़ आ जाती है, तो हमारे कौन होते हैं, रिपेयर इंचार्ज भी होते हैं। ये क्या करते हैं, रिपेयरिंग के लिए यहाँ पर रहते हैं, ये तुरंत रिपेयर करते हैं जिससे कि हमारे काम में रुकावट ना आए, हमारा काम जो है कंटिन्यू चलता रहे। देन इंस्पेक्टर, ये इंस्पेक्टर है चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द वर्क, जो हमारा एंड में जो प्रोडक्शन निकल के आता है उसकी क्वालिटी को कौन चेक करता है, इंस्पेक्टर चेक करते हैं कि हमने जो डिसाइड किया था क्या ये प्रोडक्ट वैसा ही है। अगर वैसा है तो फिर आगे के लिए फॉलो कर देते हैं कि इसी तरह से काम करो, अगर उसमें कोई कमी आती है तो वो वर्कर्स को समझा देते हैं कि ऐसे ऐसे आपको काम करना है, इसमें इस चीज़ की कमी है। तो इसके थ्रू क्या होता है, हमारा जो अचीवमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो अच्छे से हो जाता है। तो अब बस इसके बाद में हमारी कौन सी, ये एक हो गया, 3 और बचे हैं टेक्निक्स, उन्हें देखते हैं बस 1 मिनट में। तो टेलर ने जो दूसरा टेक्निक दिया वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन क्या है, टेलर ने क्यों कहा कि किसी भी काम को करने का स्टैंडर्डाइजेशन अलग होता है और सिंप्लीफिकेशन अलग होता है। तो इसमें पहला पॉइंट है मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू स्टेप ऑफ ऑपरेशन। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम आपने स्टार्ट किया है तो उसकी पहले एक स्टेप होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, प्रोसेस होनी चाहिए, उसी के बाद में हमें उस काम को क्या करना है, आगे प्रोसेस करना है। देन उसकी क्या क्वालिटी के बेस्ड पर, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एज वेल एज, क्या सिर्फ उसकी क्वालिटी ही मैटर करती है, जो हमने ऑपरेशन बनाया है, जो हम प्रोडक्ट बनाने की बात कर रहे हैं, क्या सिर्फ उसकी क्वालिटी मैटर करती है। तो देखते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड एज वेल एज साइज, टाइप एंड वेट। जो हमने क्वालिटी मांगी है उसमें हमें साइज
एंड टाइप एंड वेट, इन चीज़ों का भी बहुत इंपॉर्टेंस है कि कैसा साइज़ है, क्या टाइप है एंड क्या वेट है इसका। तो क्वालिटी में ओवरऑल हमें साइज, वेट एंड टाइप भी क्या करना है, हमें इंक्लूड करना है। देन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन्स, तो हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि जो मैन और मशीन्स हमारे लिए काम कर रहे हैं, क्या वो प्रॉपरली परफॉर्म कर पा रहे हैं हमारी फर्म के लिए। जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें मैन और मशीन का रेशियो कुछ निकल के आ रहा है, परफॉर्मेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उनके भी स्टैंडर्ड हमें देखने पड़ेंगे। एंड फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड मैनेजर्स मस्ट यूज वर्क स्टडी। यहाँ पर वर्क, ये वर्ड यूज हुआ है वर्क स्टडी। इसको वर्क स्टडी टेक्निक्स अभी हम पढ़ेंगे, जो कि है हमारा थर्ड, इसके बाद में यही है। हमने यहाँ पर क्या करा है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन को किया है। तो मैंने ये SD जो है ये स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और SI जो है ये सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मेंटेनिंग क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड हमने पढ़ लिया है। उसके बाद में फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड हमें क्या करना चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए। जैसे किसके थ्रू, वर्क स्टडी के थ्रू। वर्क स्टडी क्या है अभी हम पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, हमारा जो भी स्टैंडर्डाइज हुआ है, जो मैटर हमने बनाया है साइज के थ्रू, टाइप के थ्रू एंड वेट के थ्रू, हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आ गई। अब इसके बाद में यहाँ पर टेलर कहते हैं कि हमारी हर एक चीज़ तो ज़रूरी नहीं है। टेलर का मानना है कि साइज, टाइप एंड वेट, जो भी अननेसेसरी आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या कर दो, यहाँ से एलिमिनेट कर दो, और जो भी आपकी नेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या करेंगे हम, आगे ले जाओ और उनको फिनिश्ड करो। एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ साइज, टाइप एंड वेट, जो भी आपकी इसमें अननेसेसरी चीज़ है कि आपको अगर मान लीजिए कोई भी साइज का प्रोडक्ट है वो आजकल मार्केट में नहीं चल रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। आपका वेट है, वेट आपका क्वालिटी के हिसाब से क्या है, ज़्यादा है या क्वालिटी के हिसाब से कम है, तो आपको क्या करना है, उसमें एलिमिनेशन लेकर के आना है और आपको स्टैंडर्डाइज उसे बनाना है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब थर्ड है हमारा, क्या है, थर्ड टेक्निक है वर्क स्टडी। ये हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। इसमें फर्स्ट है, ए आता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी इसका क्या काम है, इट रेफर्स टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क। हमारे टेलर कहते हैं कि मेथड स्टडी हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। इसमें हमें होता है कि सबसे बेस्ट वे निकालना चाहिए क्या करने का, काम करने का, जो कि हमारे क्या थे, ये प्रिंसिपल में भी था, साइंस नॉट रूल, साइंस नॉट थंब ऑफ रूल। ये वाला जो था फर्स्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल जो दिया था टेलर ने, वो इसी बेस पर था कि हमें क्या करना चाहिए, सबसे बेस्ट वे निकालना चाहिए कोई भी काम करने का। कैसे, एनालाइज करके साइंटिफिक स्टडी से। आफ्टर दैट मोशन स्टडी। मोशन स्टडी इज द टेक्निक यूज टू स्टडी द वेरियस मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग, सिटिंग, चेंजिंग पोजिशन ETC ऑफ वर्कर्स वाइल परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर जॉब। मोशन स्टडी कहती है कि हमें जब कोई एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा हो, कोई भी टास्क वो उस पर टास्क पे मेंटेन हो, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको नोटिस करना चाहिए कि वो कितने मूवमेंट्स करता है, कितनी बार बैठता है, कितनी बार अपने कलीग से मिलने जाता है, कितनी बार अपने रिसोर्सेज को इकट्ठे करने के लिए कहीं जाता है, कितने राउंड्स मार रहा है। उसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, उसे देखना चाहिए। और अगर उसे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ रही है, वो बार बार कहीं से लेने जा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके रिसोर्सेज वहीं पर अवेलेबल करा देना चाहिए, जिससे उसका जो मूवमेंट हो रहा है उससे जो टाइम बचेगा, उससे हमारा क्या होगा, एफिशिएंटली हम क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे किसको, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को। After that, time study. Time study is the technique used to measure the standard time taken by a worker of रीजनेबल स्किल एंड एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क। इसका मतलब है कि जो हमने टास्क दिया है अपने वर्कर्स को, उसका टाइम नोट करो कि कितने वर्कर्स मिल करके इसे टाइम पर कर पा रहे हैं। अब कोई भी चीज़ हमारी टाइम पर हुई है तो वो कितने वर्कर्स ने मिल करके करी है, मतलब ग्रुप्स में बनाना स्टार्ट कर दो कि 4 लोग मिल करके इतनी देर में काम कर रहे हैं, 2 लोग इतने देर में काम कर रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से उसे क्या कर दो, इसे
टाइमली नोट कर लो। और हमें देखना पड़ेगा कि इसमें हमारे कौन से एफिशिएंट वर्कर्स हैं, कौन से इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं। एफिशिएंट वर्कर्स को क्या करो, अलग कैटेगरी में डालो, और इनएफिशिएंट वर्कर्स को क्या करो, अलग कैटेगरी में डालो। उनको टास्क और जॉब भी अलग अलग हिसाब से दो, डिफ्रेंशिएट कर दो उन्हें टाइम के बेस पर के। ये लोग टाइम से पहले काम कर लेते हैं और ये लोग टाइम के बाद में काम करते हैं। तो जो लोग इनएफिशिएंट हैं उनके ऊपर मेहनत करो, उनके ऊपर और फोर्स डालो, और उनको क्या करो, ट्रेन करो, जिससे कि उनका काम भी कैसा एफिशिएंटली निकल के आए। फैटिग स्टडी सीक डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल्स ऑफ रेस्ट रिक्वायर्ड इन कंप्लीटिंग अ टास्क। इसका मतलब है हमें नोट करना है, हमें नोटिस करना है कि हमारे एम्प्लॉयज़ कितनी देर बाद रेस्ट ले रहे हैं, कितनी बार हमारे एम्प्लॉयज़ काम करते टाइम बैठ रहे हैं, कितनी देर बाद वो खाना खा रहे हैं। उसके बाद ही हमें क्या करना चाहिए, एक फ्रीक्वेंसी लानी चाहिए, उसके बाद में एक इंटरवल देना चाहिए, उसके बाद में क्या करना चाहिए, हमें एक टाइम पीरियड बना देना चाहिए, उनका लंच ब्रेक कर देना चाहिए कि इतने, मान लीजिए अगर कोई एम्प्लॉय 5 घंटे का काम करता है आपकी फर्म में और आपको लगता है कि इसे 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद हमें रेस्ट देना चाहिए, तो उसे एक पर्टिकुलर टाइम का रेस्ट दे देना चाहिए, जिससे क्या होता है, उसका फटीग उतर जाता है, टायर्डनेस उतर जाती है। उसके बाद में क्या होगा, वो अच्छे से काम करेगा एंड योर गोल्स आर अचीव्ड एफिशिएंटली। तो उससे रिसोर्सेज का वेस्ट भी हमारा क्या होता है, कम होता है। तो ये हमारे वर्क स्टडी हैं, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी। फैटिग मीन्स होता है टायर्डनेस, कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितनी देर बाद थकते हैं, कितनी देर में उन्हें अब हमारी क्या एनर्जी री एनर्जी मिलती है। तो उसी के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर टाइम टेबल बनाना चाहिए, उन्हें इंटरवल देना चाहिए, रेस्ट कराना चाहिए, कितनी देर बाद उन्हें हमें रेस्ट कराना है। ये चीज़ इसमें कही है, किसमें, फैटिग स्टडी में। अब हमारा बस एक और बचा है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है, मेंटल रिवॉल्यूशन। तो बस आप इसे उठा दो और मैं अभी आया। वेज ऑफ सिस्टम, डिफरेंशियल पीस ऑफ वेज ऑफ सिस्टम मीन्स इसमें क्या होता है, टेलर कहते हैं कि हर एक वर्कर को डिफरेंटली पेड करना चाहिए। फयोल कहते हैं, फयोल ने भी यही कहा है। तो इन्हें कैसे कहना चाहिए, अगर हम हर किसी को डिफरेंट वे में पे करेंगे तो ऐसे तो बुरा मान जाएंगे लोग, नहीं, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वे में करना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे हमें ज़्यादा पैसा देना चाहिए, कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसे हमें ज़्यादा पैसा नहीं देना चाहिए। यही कहा है किसने, टेलर ने। क्या कहा है, वेजेस या सैलरी शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। कौन सा एम्प्लॉय कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है उसके बेस पर ही क्या देनी चाहिए, हमें उसे सैलरी या वेजेस देनी चाहिए। पेइंग डिफरेंट टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स, कौन हमें टाइम पर काम करके दे रहा है और कौन हमें टाइम पर काम करके नहीं दे रहा है, उसके बेस पर भी हमें क्या देना चाहिए, पे करना चाहिए, किसको, वर्कर्स को। एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट वर्कर्स विच विल मोटिवेट टू बोथ। अगर कोई एफिशिएंट वर्कर है जो कि एक्स्ट्रा काम कर रहा है, मीन्स आपके रिसोर्सेस को अच्छी तरह यूटिलाइज करके एक बेस्ट वे में काम आपको करके दे रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, उसे एक्स्ट्रा पे करना चाहिए। इससे क्या होगा, दोनों के दोनों जो एम्प्लॉयज़ हैं, इनएफिशिएंट और एफिशिएंट, दोनों मोटिवेट रहेंगे। अब सर दोनों मोटिवेट कैसे रहेंगे, तो ऐसे रहेंगे कि जिसने काम किया है एफिशिएंटली उसको बोनस मिला है, उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले हैं, उसे एक्स्ट्रा सैलरी मिली है, तो वो अगली बार से और अच्छा करने की कोशिश करेगा। और जिनको ये काम नहीं मिल पाया, जिनको ये पैसे नहीं मिल पाए, जिनको ये बोनस नहीं मिल पाया, वो क्या करेंगे, वो अगली बार से इस ग्रुप में दौड़ने की कोशिश करेंगे, इस ग्रुप में आने की कोशिश करेंगे, इस तरह से क्या करेंगे, वो और एफिशिएंटली काम करने की कोशिश करेंगे। तो दोनों लोगों को क्या मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी इससे। प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमाइज्ड इफ़ वेजेस पेड अकॉर्डिंग टू दी वर्क। अगर हम वर्क के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी और क्या होगी, बहुत बेटर वे में होगी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उन्हें अच्छा पे मिलेगा। अब हमारा एक और बचा है मेंटल रिवॉल्यूशन। ये हमने हेनरी फयोल में भी पढ़ा था, तो अब टेलर में ही पढ़ा था।
उसमें हमने पढ़ा था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में, तो इसमें भी उसी का क्या एक्सटेंशन है, क्या दे रखा है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क विद 2 ग्रुप्स, हर एक ऑर्गेनाइजेशन 2 ग्रुप्स में काम करती है, एक मैनेजमेंट एक वर्कर। सही बात है, मैनेजमेंट होंगे या फिर वर्कर्स होंगे, दोनों लोग मिलकर के क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक, ये तो है मेंटल रिवॉल्यूशन। देन बोथ शुड फॉलो हार्मोनी, दोनों को क्या फॉलो करनी चाहिए, हार्मोनी फॉलो करनी चाहिए, पॉजिटिव अपना एनवायरनमेंट रखना चाहिए, और दोनों को कैसा होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, कोऑपरेटिव रहना चाहिए। अब इस जो मेंटल रिवॉल्यूशन है इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये क्या चाहता है, ये मेंटल रिवॉल्यूशन कहता है चेंज इन एटीट्यूड ऑफ बोथ टूवर्ड्स ईच अदर। अगर आपके बीच में मेंटल रिवॉल्यूशन आ गया है तो आपको क्या करना है, आपको अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी है, थोड़ा एटीट्यूड चेंज करना है, किसके, एक दूसरे के प्रति, टू ईच अदर। वर्क विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, मैनेजमेंट को और वर्कर्स को क्या करना है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग काम करना है, दोनों को एक दूसरे को सोच करके काम करना है, मेंटेलिटी क्या करनी चाहिए, सेम रखनी चाहिए थोड़ी। फिर वर्किंग विथ कोऑपरेशन टू ईच अदर, और दोनों को क्या करना है, एक दूसरे को कोऑपरेट करके भी चलना है, क्योंकि एक ही एनवायरनमेंट के अंदर दोनों काम करते हैं। पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा, अच्छा काम होगा, अच्छा काम होगा तो अचीवमेंट्स भी जल्दी मिलेंगे, गोल अचीवमेंट्स हो जाएगा हमारे किसका, ऑर्गेनाइजेशन फर्म का। ठीक है, तो ये हमने फिनिश किया है अपना क्या चैप्टर, हमने सेकंड चैप्टर हमारा लगभग टेलर के और प्रिंसिपल्स के दोनों, और टेलर के और हेनरी फेवल के हमने दोनों के क्या कर लिए, प्रिंसिपल्स को कवर कर लिया है। अब आपका काम है इनको स्टडी करना। इसके बाद में आपको वैसे नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने विद नोट्स आपको कराया सारा का सारा। फिर भी आप अगर एनसीईआरटी या अपनी रेफरेंस बुक को पढ़ते हैं, उसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अच्छे से रीड करिएगा, एक एक चीज़ इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।